brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है मुंबई की और साल है 2018 या 2018। तारीख है 11 नवंबर की, 11th ऑफ नवंबर। मुंबई में विक्रोली रेलवे स्टेशन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो दोस्त खड़े होकर बातें कर रहे थे। बेसिकली ये दोनों दोस्त डेली कम्यूटर थे, डेली पैसेंजर थे और उस रूट पर लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते थे। विक्रोली से किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाते थे, वहाँ से वापस आते थे। तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म में एक ऐसी जगह आइडेंटिफाई करके रखी हुई थी जहाँ पर वो दोनों खड़े होते थे और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे और फिर साथ में ट्रैवल करते थे, साथ में वापस आते थे। तो वो एक मीटिंग पॉइंट था और वो जो मीटिंग पॉइंट था, ठीक उस मीटिंग पॉइंट के पास थोड़ी दूर पर एक एटीएम का कियोस्क लगा हुआ था, यानी एटीएम लगा हुआ था। तो ये दोनों दोस्त हमेशा की तरह 11 नवंबर को भी उस एटीएम से थोड़ी दूर पर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। और इन दोनों में से एक दोस्त ने अचानक एटीएम में जो कुछ देखा, उसने अपने साथ वाले पार्टनर को, अपने दोस्त को उसके बारे में कहा। असल में एक लड़के ने ये नोटिस किया कि एटीएम में एक ऐसा शख्स अंदर गया है जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है और सिर पे कैप भी है। और एटीएम में जाकर वो जब रुपए पैसे निकाल रहा है तो फिर वो जो है न तो कैप हटा रहा है और न ही मास्क हटा रहा है। ये एक अनयूजुअल सी बात थी, क्योंकि आपको पता है कि एटीएम में जब भी आप जाते हैं तो आप हेलमेट, पगड़ी, मुरेठा, कैप, मास्क, ये सब चीज़ें पहनकर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आपकी आइडेंटिटी जो है वो कंसील हो जाती है, छिप जाती है। सीसीटीवी कैमरे में आपका चेहरा साफ नहीं आता तो आपका मतलब नॉट यू, किसी का भी। और उसका नतीजा ये होता है कि बदमाश लोग, स्कैमर या गलत नीयत वाले लोग वो एटीएम से धांधली करके पैसे निकाल लेते हैं, लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं और फरार हो जाते हैं। तो इसीलिए ये मैंडेटरी है कि जब भी आप एटीएम सेंटर के अंदर जाए तो अपने चेहरे से कैप, मास्क, हेलमेट जैसी सारी चीज़ें हटा लें। लेकिन ये दोनों लड़के ये नोटिस कर रहे थे कि एक आदमी उस एटीएम सेंटर के अंदर गया है और उसके चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ है और सिर पर कैप भी है। खास बात ये थी कि जिस एटीएम में ये आदमी घुसा हुआ था, उस एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि एक एटीएम जो सिक्योरिटी गार्ड से खाली है, वहाँ पर एक आदमी इस तरह के लिबास में और गेटअप में अंदर गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात थी, वो ये कि ये आदमी लगातार दूसरे दिन उस एटीएम में उसी जगह पर स्पॉट किया जा रहा था। और इत्तेफाक से ये जो दो लड़के जिनका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था, प्लेटफॉर्म पर जहां खड़े होकर बातें कर रहे थे दोनों, इन दोनों ने एक दिन पहले यानी 10 नवंबर को इस आदमी को उस एटीएम में देखा था। और उस रोज़ भी वो आदमी कुछ इसी तरह के हुलिये में, गेटअप में एटीएम से जाकर पैसे निकाल रहा था। पहले दिन इन लोगों ने नोटिस ज़रूर किया, लेकिन पहले दिन इन लोगों ने उस पर इतना रिएक्ट नहीं किया। कई बार आदमी का दिमाग उतना तेज़ी से चलता नहीं है और वो समझ नहीं पाते हैं। अननोइंगली भी बहुत सारी चीज़ें आदमी देखता रहता है, किसी बातचीत में इन्वॉल्व रहता है, आंखों के सामने चीज़ें चल रही होती है, इंसान रिएक्ट नहीं कर पाता। तो पहले दिन की ये कहानी है। दूसरे दिन क्या होता है कि जब दूसरे दिन वही आदमी फिर से उसी तरह मास्क और कैप लगाकर एटीएम सेंटर में जाकर रुपए निकाल रहा होता है, तो इनमें से एक दोस्त वो बात नोटिस करता है और वो दूसरे दोस्त को बताता है कि यार देख इसे, ये आदमी कल भी यहाँ पर इसी वक्त आया हुआ था और कल भी इसने मास्क लगाया हुआ था, टोपी लगाई हुई थी, तुम्हें याद है? वो पूछता है दूसरे वाले दोस्त से। दूसरा दोस्त बोलता है कि हाँ भाई मुझे याद है, ये तो कोई फॉरेन नेशनल लग रहा है, इंडियन नहीं है, कोई विदेशी लग रहा है। तो दोनों की आपस में ये बातचीत होती है और दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये आदमी कोई गलत हरकत ज़रूर कर रहा होगा, वरना इस तरह से मास्क और कैप लगाकर एटीएम सेंटर में बैक टू बैक 2 दिन कौन आता है, और वो भी विदेशी आदमी। इसके बाद वो दोनों दोस्त फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं और थैंक्स टू मुंबई पुलिस, जो पुलिस की एक टीम उस एरिया में राउंड कर रही थी, घूम रही थी, वो फ़ौरन रिएक्ट करती है और उस एटीएम सेंटर तक पहुंच जाती है। ये दोनों लड़के उस आदमी के बारे में बताते हैं जो अभी भी एटीएम सेंटर के अंदर मौजूद है, एटीएम कियोस्क से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है पैसे वगैरह। वो दिखाता है और बताते हैं दोनों कि इस आदमी को देखिए, ये मास्क लगाकर लगातार दूसरे दिन यहाँ से कुछ पैसे वगैरह निकालने की कोशिश कर रहा है, विदेशी है, इससे आपको पूछताछ करनी चाहिए।
तो पुलिस को भी ये बात समझ में आती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उससे जाकर पूछताछ करती, वो आदमी तेजी से एटीएम सेंटर से निकलता है और फिर वहाँ से दौड़ लगा देता है। अब ये अपने आप में इन दोनों लड़कों का और पुलिस का शक जो है उस बात पर एक तरह से मुहर लगा देती है, उसकी ये हरकत, उसका दौड़कर भागना। अब पुलिस वाले फौरन उसका पीछा करना शुरू करते हैं और थोड़ी दूर दौड़ने के बाद चंद कदमों के फासले में ही उस आदमी को पुलिस दबोच लेती है, पकड़ लेती है। और तब पहली बार उसके चेहरे से नकाब हटता है, उसकी टोपी उतरवाई जाती है, उसकी पहचान, उसका नाम, सब कुछ पता चलता है। उस आदमी का नाम था करीवन आयोन मेरियन। नाम बड़ा यूनिक सा है, अजीब मैं नहीं कहूँगा क्योंकि किसी भी आदमी का नाम है तो अजीब नहीं कह सकते, लेकिन यूनिक नेम है और इंडियन नेम तो ऑफ कोर्स नहीं लगता। करीवन आयोन मेरियन ये बेसिकली एक रोमानियन मूल का आदमी था, यानी रोमानिया का नागरिक था जो भारत में था। इलीगल तरीके से रह रहा था या प्रॉपर वीज़ा था इसके पास, ये एक अलग मसला है, लेकिन वो विदेशी मूल का नागरिक था और भारत में था और एटीएम से लगातार 2 दिन कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था और दूसरे दिन वो पकड़ा गया और वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। अब वो भाग क्यों रहा था, उसके पास ऐसा क्या था? तो जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 53 यानी 53 क्लोन्ड कार्ड बरामद हुए। वो कार्ड, वो डेबिट कार्ड जिनको क्लोन करके बनाया गया था, यानी ओरिजिनल डेबिट कार्ड की कॉपी करके उन डेबिट कार्ड को डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था। और इसके साथ ही उस आदमी के पास से 3,71,000 रुपये कैश भी बरामद हुए। अब आप सोचिए, किसी आदमी के पास इतना सारा कैश, वो भी मुंबई जैसे शहर में वो घूम रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म के पास एटीएम से पैसे निकालने पहुंचा है, और इतने सारे डेबिट कार्ड जो कि क्लोन्ड हैं, ओरिजिनल नहीं है, ये अपने आप में कितनी हैरान करने वाली बात है। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक सबूत थी, सुराग भी मैं नहीं कहूँगा, सबूत था कि ये आदमी किसी गलत धंधे में शामिल था और कोई जालसाजी ज़रूर कर रहा था। अब पुलिस जब इस आदमी से पूछताछ करती है तो 50 साल का करीवन आयोन मेरियन पुलिस को ये बताता है कि वो लोगों के कार्ड जो है उनको क्लोन करके इसी तरह से रुपए पैसे निकालता है। जाहिर है वो इतनी आसानी से तो बताता नहीं है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, उससे पुलिस सख्ती करती है। और पूछताछ में ये भी पता चलता है कि साल 2016 से लेकर 2018 तक, यानी यहाँ पकड़े जाने से पहले, मुंबई में स्ट्राइक करने से पहले, वो लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की हरकतें कर रहा था और वहाँ रहने के दौरान उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में 4 फोर्जरी के, ठगी के मामले भी दर्ज हुए थे। लेकिन उन मामलों में उसे ज़मानत मिली या फिर शायद वो पकड़ा नहीं गया, मुकदमे उस पर ज़रूर दर्ज हुए और वो मुंबई चला आया, माइग्रेट करके मुंबई में पहुंच गया और यहाँ आकर उसने फिर से वही हथकंडा, वही मोडस ऑपरेंडी अपनानी शुरू कर दी और लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने लगा। अब आप पूछेंगे कि एक आदमी कार्ड कैसे क्लोन करता है और कैसे वो लोगों के अकाउंट से रुपए पैसे निकालता है, तो इसका जवाब मैं आपको मोटे तौर पर देता हूँ, जितना हमारे और आपके समझने के लिए काफ़ी है। वो ये कि इन लोगों के पास कुछ इस तरह के कार्ड रीडर्स या डिवाइसेस होते हैं जो उन डिवाइसेस को एटीएम सेंटर्स में फिट कर देते हैं, यानी एटीएम के कियोस्क में फिट कर देते हैं। एक डिवाइस वो होता है जिसमें एक कैमरा लगा होता है, वो पिन होल कैमरा हो सकता है छोटा सा, उसको एटीएम में जहाँ पर भी आप टाइप करते हैं ना, जहाँ पर आप नंबर डालते हैं, उसके ठीक ऊपर उसको लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जब आप अपनी उंगली से प्रेस करते हैं पिन नंबर, तो ऊपर जो कैमरा लगा हुआ होता है वो आपकी उंगलियों को और उसके मूवमेंट को कैप्चर कर लेता है, उसका एक वीडियो बना लेता है और वो वीडियो का डंप जो है ऐसे जालसाजों के पास होता है। टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है उसमें वो काफ़ी आगे हैं इस तरह के बदमाश। तो एक तो वो ये चीज़ रीड करते हैं, दूसरा ये कि जब भी आप कार्ड को एटीएम सेंटर में, एटीएम के कियोस्क में डालते हैं तो उस कियोस्क में इंसर्ट करते समय उसके जिस पॉकेट में आप उसे इंसर्ट करते हैं वहाँ पर भी वो एक डिवाइस लगाते हैं। उस डिवाइस को कार्ड रीडर कहते हैं। ऐसे तो वो और एक मतलब नॉर्मल कार्ड रीडर नहीं है, जैसे कार्ड का कोई डिटेल फेच करना हो तो कार्ड रीडिंग कर ली, वो नहीं है। वो कार्ड रीडर है जिसमें वो कार्ड के सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, कितने पैसे हैं, इस तरह की चीज़ें जो भी कार्ड में होती हैं उसके बैकएंड में, वो सारी चीज़ें वो उस रीडर के ज़रिए अपने पास अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। और इसके बाद उनके पास चूंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है कि आपने कितने नंबर का पिन डाला है, फिर वो आपके कार्ड का वो भी जो भी डाटा वो रीड करते हैं उसको एक दूसरे आइडेंटिकल कार्ड में प्रिंट कर लेते हैं।
मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है हर कार्ड में, आपने देखा होगा, तो मैग्नेटिक स्ट्रिप में ही असल डाटा होता है। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप में वो आपके कार्ड का डेटा जो है वो रीप्रिंट कर लेते हैं, दोबारा प्रिंट कर लेते हैं, और आपका पिन नंबर उनके पास ऑलरेडी होता है जो वो छोटे से कैमरे से ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होते हैं। और इसके बाद वो इस तरह के क्लोन कार्ड्स को लेकर अलग अलग एटीएम सेंटर में जाते हैं और वहाँ से बड़ी आसानी से रुपए निकाल लेते हैं। अब ऐसा करना कैसे संभव है? तो वो करते क्या हैं, वो इस तरह के एटीएम सेंटर्स में जाते हैं जहाँ पर आमतौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते। सीसीटीवी कैमरों को डॉज करने के लिए या चकमा देने के लिए वो इसी तरह के कैप या हेलमेट लगाकर किसी ऐसे टाइम पर वहाँ पहुँचते हैं जब मान लीजिए सुनसान जगह हो, अंधेरा हो, और वहाँ पर जाकर वो इस तरह के डिवाइसेस जो है वो बड़ी खामोशी से इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वो अपने सेफ हेवन में सुरक्षित जगह पर इंतज़ार करते रहते हैं। और कई बार इस तरह की टेक्नोलॉजी भी इनके पास होती है कि जिन डिवाइसेस को वो इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो वहाँ पर इंटैक्ट रहता है, और ये बाद में वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने उन दोनों डिवाइसेस को, जिसमें वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पासवर्ड इंटर करने का, और जिसमें वो मैग्नेटिक स्ट्रिप में डेटा डालने के लिए कार्ड के जो पीछे के जो सारे डिटेल है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो नाम हो और जो भी मतलब अकाउंट के डिटेल्स हो, वो सारी चीज़ें जो है उस डिवाइस में कैप्चर करके वो डिवाइस वो लेकर चले जाते हैं। फिर कार्ड क्लोन करके ऐसे ही जैसे विक्रोली का ये एटीएम सेंटर था जहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तो वहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं था, बड़े आराम से सीसीटीवी कैमरे के सामने ही टोपी लगाकर, मास्क लगाकर वो पैसे निकाल रहा था। और ये लगातार दूसरा दिन था। सोचिए अगर दूसरे दिन इन दोनों लड़कों ने उस आदमी को देखकर नोटिस न किया होता और उन्हें यह याद नहीं आया होता कि यह आदमी इत्तेफाक से कल भी यहाँ पर आया था, और उन्होंने पुलिस को ये सारी जानकारी नहीं दी होती, तो ये क्रवियन आयोन मारियन नाम का जो रोमानियन ठग है ये कभी पकड़ा नहीं जाता। ये आराम से घूम रहा होता जिस तरह अभी तक घूम रहा था, और इसके पास से वो क्लोन डेबिट कार्ड और तकरीबन 4 लाख रुपए, 3,71,000 रुपए वो भी नहीं बरामद होते। तो इन लोगों के, इन दोनों नौजवानों की चौकसी की वजह से ये ठग जो है वो पकड़ा गया, और उसके पास से वो क्लोन डेबिट कार्ड और कैश वगैरह मिले। इस तरह से उसने पुलिस को पूरी मोडस ऑपरेंडी भी बताई। मुंबई पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार किया और उसके कई और साथियों तक भी पहुंची। इस आदमी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट में पेश करके पुलिस ने प्रॉपर चार्जशीट दाखिल की। और ये जो दो नौजवान जो विक्रोली रेलवे स्टेशन पर थे, जिन्होंने इस आदमी को लगातार दूसरे दिन मास्क और टोपी पहनकर कुछ कैश निकालते हुए देखा था, इन दोनों को चश्मदीद गवाह के तौर पर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया, और दोनों ने बड़ी मजबूती से कोर्ट में टेस्टिमोनी दी, अपनी गवाही दी, जिसकी बदौलत हुआ ये कि इस आदमी को कोर्ट ने गुनहगार पाया। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस ने चार्जशीट तो दाखिल की, इनको गवाह भी बनाया, और इस आदमी के पास से जो क्लोन डेबिट कार्ड मिले थे उन्हें भी कोर्ट में पेश किया, कैश को भी पेश किया। ये आदमी कोर्ट में ये नहीं बता पाया कि इतने सारे क्लोन डेबिट कार्ड उसके पास कहाँ से आए और क्यों आए। जाहिर सी बात है वो सारे चोरी के इरादे से ही बनाए गए थे। तो यह आदमी अगर कोर्ट में बताता भी तो सच तो नहीं बता पाता, और अगर इसने झूठ में कोई भी दलील दी थी तो वो दलील कोर्ट में टिकी नहीं, और इसी तरह से इतना कैश इसके पास कहाँ से आया वो भी वो बता नहीं पाया। तो अपने आप को वो इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाया। अब इस मामले में ख़ास बात ये रही कि पुलिस ने इसमें जिस एटीएम कियोस्क में यह इंसिडेंट हुआ वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन पुलिस वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो है वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। अब सीसीटीवी फुटेज का पेश नहीं कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस केस का, और इसके पीछे की वजह क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। मुझे फ़िलहाल इसकी जानकारी नहीं है। मैंने जो रिसर्च किया, जो जानकारी जुटाई, उसमें मुझे इसका रीज़न तो पता नहीं चला, लेकिन इतना ज़रूर पता चला कि कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं हो सका। कहीं ऐसा तो नहीं, मेरे मन में ये शक है कि हो सकता है सीसीटीवी कैमरा लगा हो और इन लोगों ने या तो सीसीटीवी कैमरे का तार काट दिया हो पहले ही, या फिर कहीं बैंक के कुछ लोग मिले हुए ना हो जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे को पहले ही डिफंक्ट करवा दिया हो इन ठगों के साथ मिलकर, या फिर कहीं पुलिस ने अपनी जांच में कोई कोताही बरती हो जिससे सीसीटीवी का डंप डेटा कलेक्ट करने में, यानी फुटेज कलेक्ट करने में पुलिस ने लापरवाही दिखाई, देर की, और हो सकता है कि वो फुटेज डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो कुछ भी हो सकता है, मुझे उसकी वजह का पता नहीं है, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज
होता तो शायद ये केस और मजबूत होता। लेकिन इस केस में डेबिट कार्ड इसके पोजीशन से बरामद होना और अपने आप को उसका इनोसेंट प्रूफ न कर पाना, बैक टू बैक लगातार 2 दिनों तक चेहरे पे मास्क और टोपी लगाकर वहाँ पर जाना, सीसीटीवी सेंटर से दौड़कर भागना, इन 2 चश्मदीद लड़कों का उसे देखना, ये सारी चीज़ें इतनी पुख्ता सबूत के तौर पर कोर्ट में सामने आई कि इस आदमी को 2020 में यानी 2020 में फोर्जरी के मामले में दोषी करार दिया गया और इस विदेशी नागरिक को 7 साल की सज़ा हुई। फिलहाल मुंबई की ही एक जेल में ये आदमी बंद है, अपनी सज़ा काट रहा है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है, या पूरी स्टोरी का सार ये है कि अगर इन 2 नौजवान लड़कों ने चौकसी दिखाते हुए इस आदमी को नोटिस न किया होता और पुलिस को न इन्फॉर्म किया होता तो ये केस शायद इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता और न जाने और कितने लोगों की गाढ़ी कमाई जो है वो लुट गई होती। तो ये अपने आप में नागरिकों के सजग सतर्क रहने और पुलिस की मदद करने का एक बहुत नायाब और सुंदर उदाहरण है। क्लोनिंग इतनी ख़तरनाक चीज़ है और इस तरह की जो स्कैम होता है वो इतना ख़तरनाक है। इस तरह के डिवाइसेस भी हैं जो आपकी जेब में, आपके बटुए में, आपके पर्स में भी अगर कार्ड पड़ा हुआ है ना, तो कुछ इस तरह के रीडर्स आते हैं, कार्ड रीडर्स, जिसको अगर मान लीजिए आपका पर्स यहाँ पर है, कोई अगर आपके पीछे खड़ा है किसी भीड़ भरी जगह पर और अगर वो इतनी दूर पर भी अपना वो डिवाइस लेकर आ जाए तो आपके डेबिट कार्ड के जितने डिटेल हैं वो सारी डिटेल इस डिवाइस में चले आते हैं और फिर इस डिवाइस से वो बाद में क्लोन कर लेता है कार्ड। तो इसीलिए जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस में जाएं तो बहुत सजग सतर्क रहें और हमेशा सावधान रहें। पिक पॉकेटिंग हो जाना तो एक और बात है जिसमें फिजिकली टच करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ क्लोनिंग के डिवाइसेस ऐसे हैं जिसमें टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्ड यहाँ पर है, पर्स के अंदर है, पर्स जीन्स के अंदर है और यहाँ पर वो डिवाइस लेकर आएंगे या कुछ दूर, एग्जैक्ट डिस्टेंस में नहीं बता सकता, लेकिन क्लोज वो डिवाइस लेकर आते हैं। प्रॉक्सिमिटी में आते ही जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन उस नए डिवाइस में चला जाता है। तो ये बहुत ख़तरनाक तकनीक है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। सारी तकनीक और टेक्नोलॉजी की बारीकी भले ना जाने, लेकिन इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि अपना बचाव कर पाए। तो खैर, आज के लिए इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी स्टोरी पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने प्रीवियस स्टोरी जो आपको सुनाई थी, हमने बताया था कि किस तरह से एक अरबपति परिवार की बहू ने मिस्टीरियस कंडीशन में खुद को ख़त्म कर लिया था दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में। उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। पीके चंद्रा साहब का कमेंट मैं देख पा रहा हूँ, स्वागत है आपका। मुरुगेश समथिंग के नाम से एक आईडी है, काठपारा, इन्होंने लिखा है कि सर आप गुजरात के पाटन शहर में आए तो मिलना, मैं आपको पाटन के पटोला कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा। अरे सो नाइस ऑफ यू, इतने प्यार से आपने अपनी बात कही है। मुझे नहीं पता कब पाटन आना होगा, लेकिन मतलब ये मैसेज जो है बहुत बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच। रोबिन भंडारी साहब ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा कि व्हाट यू थिंक इफ़ यू हैव मनी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू आर हैप्पी और नो रॉन्ग, डिप्रेशन इज़ वर्स्ट थिंग। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जैसे कल मैंने जिक्र किया था कि जिन परिवारों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है उन परिवारों में भी पति पत्नी के बीच में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और दोनों में से किसी एक की मौत हो जाती है तो ये अपने आप में दुखद है। मतलब ऐसा नहीं कि गरीब परिवारों में अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है या मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है तो वो दुखद नहीं है। दुखद वो भी है, दुखद ये भी है और बराबर का दुख है, मैं तो कहूँगा। लेकिन जो मेरे कहने का मतलब है वो ये है कि अच्छा, ये बात तो आप मानते होंगे ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन पैसा बहुत कुछ है आज के ज़माने में। आई होप आप में से ज़्यादातर लोग ये बात भी मानते होंगे। तो जब बहुत कुछ है पैसा, तो वो पैसा जब आपके पास होता है ना, तो आपकी ज़िंदगी के कुछ मसले तो हल हो जाते हैं। सारे मसले हल नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। देखिए, अगर कोई किसी से लड़ रहा है और कोई किसी को प्यार ही नहीं करता तो पैसे से उस प्यार को ख़रीदा नहीं जा सकता, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन बहुत सारी वजहें या बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब पैसों की कमी, आर्थिक तंगी की वजह से भी घर में क्लेश पैदा होते हैं। तो जिनके पास बहुत पैसा है, कम से कम आर्थिक तंगी वाला रीज़न तो उनके जीवन से आउट हो जाता है ना, या आउट हो जाना चाहिए कायदे से। लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत पैसा होने के बावजूद लोग लड़ते हैं और इस कदर लड़ते हैं कि किसी की जान चली जाती है, किसी को जेल जाना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब, मेरी जो प्रीवियस स्टोरी थी उसमें सिर्फ इतना ही था कि उनके जीवन में कम से कम रुपए पैसों की तंगी नहीं थी, इसके बावजूद पति पत्नी के बीच में शायद उतना प्यार नहीं था जिसकी वजह से वो बड़ी घटना हुई।
तो बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। आई होप कि मैंने अपनी बात सही तरीके से कन्वे की है और आप लोगों ने मुझे उसी रूप में मेरी बात को सुना हो या समझा हो जिस रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ। MUZ के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कहा है कि 12 मिनट के वीडियो में कमेंट्स के लिए वक्त नहीं है, अफसोस, इन्होंने ऐसा कहा। एनीवे चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रश्मि किरण जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और उच्चारण एकदम सही और स्पष्ट हैं, थैंक यू वेरी मच। जगदीश चांडेगड़ा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने कहा कि इंसानियत पर से तो उनको भरोसा ही उठ गया है। सुजाता जी ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि चौरसिया का एक बंगलो, आलिशान बंगलो कानपुर में भी है। असल में सुजाता जी टोरंटो में रहती हैं और बीच में एक बार वो भारत आई थी तो वो यहाँ क्राइम तक के स्टूडियो में भी आई थी और उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी। वो मूल रूप से कानपुर के रहने वाली हैं, तो वो वहाँ के बारे में इनपुट दे रही हैं, जानकारी दे रही हैं। ऑब्वियसली उनके शहर की बात है तो वो रिलेट कर पा रही हैं। रूपा तिवारी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा कि मायके वालों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस मामले में मायके वाले भी दोषी हैं, जो मेरी प्रीवियस स्टोरी है। बेसिकली होता क्या है ना, कोई भी आदमी या कोई भी परिवार जानबूझकर अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेलना नहीं चाहता। कुछ लोग थोड़े संवेदनहीन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप अपनी बेटी या अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, इंसान को लगता है कि ठीक है, किसी रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, कोई आदमी अगर बिगड़ गया है तो उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी मौके देखे गए हैं कि जिसमें लड़की ने कोई बदमाशी की हो या लड़के ने ही कोई बदमाशी की हो, दामाद ने, लड़की मतलब बहू और दामाद की बात कर रहा हूँ, और फिर बाद में वक्त के साथ जब उनको समझाया गया तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आया, वो सुधर भी गए, संसार फिर अच्छी तरह चलने लगा, परिवार में शांति आ गई, क्लेश खत्म हो गए। इस तरह के केसेस भी हैं। तो लोगों को उम्मीद होती है कि बेटी का घर बस जाए, उजड़े नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ना कि बेटी का पेशेंस लेवल क्या है और बेटी कब किस मौके पर, या दामाद का पेशेंस लेवल क्या है, वो किस तरह की हरकत कब अंजाम देगा। लोग बुरे चीज़ों को इतनी आसानी से विजुअलाइज नहीं कर पाते और फोरसाइट कर भी नहीं पाते, और वो संभव भी नहीं है। किसके मन में क्या चल रहा है ये हम और आप नहीं जानते। तो इसीलिए ये कह देना कि मायके वालों की गलती है, मेरे हिसाब से ये शायद थोड़ा हार्श कमेंट है। कुछ हमारे दर्शकों ने ऐसा भी लिखा है। और आशीष जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा रीता चौधरी का कमेंट है, गिरीश चंद्रा जी का कमेंट है और तनुजा वर्मा का कमेंट है। गिरीश चंद्रा जी के कमेंट पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि सनातनी बनाम तमाशा, घर घर यही हो रहा है, दोनों में कभी कोई बहाना निकल जाता है, अन्य धर्म में इतना तमाशा नहीं देखा गया। गिरीश चंद्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपको इतना तमाशा शायद इसलिए दिखता है क्योंकि जिसे आप सनातनी कह रहे हैं या हिंदू कह रहे हैं, उनकी तादाद इस देश में सबसे ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए 80% लोग हिंदू हैं या 75% लोग हिंदू हैं, तो केस स्टडीज़ भी तो हिंदुओं के ही ज़्यादा सामने आएंगे ना। अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा मुस्लिम मुल्क होता या क्रिश्चियन मुल्क होता या उनकी तादाद हिंदुओं के मुकाबले ज़्यादा होती, तो उनके केस स्टडीज़ सामने आते। तो इसीलिए कोई भी धर्म, कोई भी जात या किसी भी प्रांत का आदमी, सारे लोग बुरे हैं या उनमें बुरे लोगों की तादाद ज़्यादा है, ऐसा कोई ओपिनियन ड्रॉ करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तनुजा वर्मा ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा भास्कर अरगड़े रेगुलर लिसनर, रेगुलर कमेंट करते हैं। गॉड मैसेज टुडे के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। सबका कमेंट एक दिन में मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सारे लोगों का कमेंट मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ और मुझ तक जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।